हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं करवाऊंगा PYQS। बोर्ड का पेपर है मैथ्स का मेरे पास। आज इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे इसको बोर्ड में सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए जो है, पहले ये करते हैं। ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें डायरेक्ट आपको ऑप्शन लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे तुम्हारी ये आंसर सीट है, इस आंसर सीट पे मार्जिन होता है। ठीक है, तो मार्जिन के इधर आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ जब आप टीचर चेक करते हैं तो वो यहाँ पे आपको मार्क्स देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप उसे पढ़ो, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px is √2 then the value of k is। अब सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। सम ऑफ द जीरो रफ वर्क के लिए, रफ वर्क जब करोगे तो उसके लिए एक डेडिकेटेड पेज होना चाहिए, उस पेज पे आप रफ वर्क करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ इसका आंसर लिख देंगे जो भी ऑप्शन होगा। तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ के बतानी है और सम दिया हुआ है, तो सम क्या होता है -b अपॉन, तो नेगेटिव b वैल्यू कितनी है -k√2, ये वैल्यू है इसकी, b की वैल्यू, और e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, प्लस, और ये सम कितना दिया है, √2 गिवन है, तो प्लस k इंटू √2 अपॉन 2, √2 से √2 कट जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ऑप्शन बी, इसके बगल में ऐसे आंसर लिखते गए, बी ऑप्शन सही है। बी का क्या है 2। ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 डालोगे, फिर इसका आंसर यहाँ, ऐसे सबके आंसर करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, if the probability of a player winning a game is 0.79, अब प्रोबेबिलिटी जो होती है, तो पूछा गया देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज लूजिंग द गेम, तो विनिंग की ये है, किसी गेम को विन करने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो लूज करने की क्या होगी, 1 में से माइनस कर देंगे 0.21। ऑप्शन नंबर डी है। अब देखो ऑप्शन सी में 0.21 परसेंटेज दिया है, तो जब यहाँ परसेंटेज नहीं गिवन है तो आपको परसेंटेज वाला ऑप्शन चूज नहीं करना है, परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज वाला ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो 0 से 1 होती है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, और 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। और यही परसेंटेज की बात करेंगे तो 0 से 100% तक हो सकती है रेंज। ठीक है, अगर 1 है तो 1 का परसेंटेज में 100% होता है 1। ठीक है, तो ऑप्शन 0.21 डी ऑप्शन हो गया, 0.21 डी ऑप्शन। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर द रियल एंड इक्वल then which of the following relation is true। रूट्स रियल और इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट आपको पता आता होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो कैसे निकालते हैं, डी जो होता है, अगर डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, और डी क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन है उसमें आप b की वैल्यू देख लो कितनी है, ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन देख के ही आप इसको सॉल्व करो फर्दर। ये हो जाएगा b² इक्वल टू 4ac, और ऑप्शन में ac a और b² अपन c, 4 वाला c ऑप्शन c बन रहा है, यहाँ से ac इक्वल टू, यहाँ से b को इधर 4 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो b² अपॉन 4 आ जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 सी ऑप्शन, और लिखे ac इक्वल टू b² अपॉन 4। नंबर 4, in an AP if the first term a equal to 7, nth term है 84 and the sum of the first n term is given, then n की वैल्यू क्या होगी,
Sn गिवन है, कितना है 2093/2। तो n पूछा है कितना होगा, तो आपको इसका फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 2093/2। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें देखो, अगर जो गिवन है, गिवन में क्या है, a गिवन है और an गिवन है, तो इसको मैं ब्रेक कर दूंगा। ऐसे a प्लस l ऐसे भी लगा सकते हो, an होता है वो लास्ट टर्म होता है, इसको भी लगा सकते हो 2093/2। तो n/2, a कितना है, a 7 है, l है वो 84 है, 2093/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 91, 2093/91। इसको ऐड करके इधर ट्रांसपोज कर दिया, ये 91 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 23। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 5, if two positive integers p and q can be expressed as p 18 a square b raised to the power 4 and q 20 a cube b square where a and b are prime numbers, LCM पूछा है। तो LCM आपको पता है कैसे निकालना है, इसमें हाईएस्ट जो वैल्यूज है वो ले लो, पहले 18 और 20 का जो नॉर्मली एलसीएम होता है वैसे निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन में 12 है, 12 ऑफ कोर्स इसका एलसीएम नहीं होगा, 180 होगा, प्लस डिग्री देख लो, e की पावर a क्यूब आ जाएगा, एंड b की पावर 4 है और स्क्वायर है तो b 4 आ जाएगा, जिसकी डिग्री हाई है वो वाला नंबर लिखते हैं एलसीएम में। तो a क्यूब b 4, डी ऑप्शन हो जाएगा। Question number 6. AD is a median of triangle ABC with vertices A, B, C, D, O and length AD is equal to। ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। A जो है वो कितना है 5, -6, B है वो है 6, 4, C है 0, 0। ये है इसका मीडियन का होता है, मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट है D पर, इसको काट रहे हैं। तो AD का लेंथ पूछा है, यानी ये लेंथ पूछा है, तो आपको इसका तो कोऑर्डिनेट पता है 5, -6, इसका भी पता होना चाहिए, तभी आप डिस्टेंस निकाल पाओगे। अब ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 6 + 0 x1 + x2/2, ऐसे करके फॉर्मूला याद है, x1 + x2/2। तो 6 + 0 कितना होगा, 6 ही रहेगा, 0.23, x वाला 3 आ जाएगा, एंड y1 + y2/2 करेंगे, 4 + 0 4/2 कितना 2। डी के ये आ गए कोऑर्डिनेट्स। अब तो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। अब डिस्टेंस जो AD लेंथ है उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे आप x1 - x2 भी लिख सकते हो, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो x2 - x1, अब इसको मैं मान लेता हूँ x2, इसको x1, इसको y2 और इसको y1, ठीक है। तो 5 - 3 कितना होता है 2, यानी ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1, y2 कितना -6 और 2, अब -6 - 2 -8 हो जाएगा, ठीक है, -8 का स्क्वायर। तो यहां से देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 8 का, अब इसका स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव हो गया, 64, रूट में कितना आ गया 68 यूनिट। इफ sec थीटा - tan थीटा इक्वल टू m, तो sec थीटा + tan थीटा क्या होगा, तो sec थीटा - tan थीटा इक्वल टू m है, ठीक है। अब आपको ये प्लस में चाहिए, तो आप sec थीटा वही इसमें लगेगा -tan थीटा
sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m। यहाँ हमने क्या करा है, sec थीटा प्लस tan थीटा से ऊपर और नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m। अब sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला याद करो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, tan को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू 1 यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, तो 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m। इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन m आ जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 8, from the data, if all the even numbers are removed, then the probability of getting at random a prime number from the remaining numbers। आप देख लो, इनमें से इवन नंबर हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, 7, 9, 21, 25। if all the even numbers are removed, then the probability of getting at random a prime number from the remaining। अब 1 प्राइम नहीं होता, प्राइम स्टार्ट होता 2 से, तो 7 प्राइम है और तो कोई नंबर है नहीं प्राइम, तो 1 ही बचे, 1 2 3 4 5, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, फॉर सम डाटा x1 x2 डॉट डॉट xn विद रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f1 f2 और fn तक गया है। तो जो सिग्मा है ये सम को डिनोट कराता है, सिग्मा n नंबर्स का फ्रीक्वेंसीज का ये किसके इक्वल होगा, तो एक्चुअली ये जो गिवन है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जो डाटा गिवन है इसकी अगर आप x बार जो होता है, x बार ये होता है मीन, क्या होता है, मीन होता है डाटा का, और जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। fi मतलब ये जो सम है वो फ्रीक्वेंसीज का, कितनी फ्रीक्वेंसी, n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का, और ये जो सम है वो कितने का है, n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ये जो डाटा है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का। तो इसे यहां से जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू जो दी है उसमें वो निकालनी है। तो ये x बार है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा fi से इक्वल टू सिग्मा xi एंड fi। यहाँ से इसे ट्रांसपोज कर दो इसे, या फिर इसे ट्रांसपोज किया जाए, ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछा क्या है। xi माइनस एक्स बार है, xi माइनस एक्स बार यानी इसे इधर ट्रांसपोज कर दो, तो सिग्मा xi fi माइनस सिग्मा fi x बार इक्वल टू, जब ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो यहाँ 0 बच जाएगा। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, fi, सिग्मा fi कॉमन आ रहा है, तो सिग्मा fi जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा xi माइनस एक्स बार इक्वल टू क्या बचेगा, 0। अब यही दिया हुआ है, अगर तुम देखोगे तो उसमें कि ये किसके इक्वल होगा, इट वुड बी इक्वल टू 0। नंबर 10, the zeros of a polynomial x square plus px plus q are twice the zeros of the polynomial 4x minus 5 minus 6, the value of p is। देखो ये जो दिया हुआ ना x स्क्वायर प्लस px प्लस q, तो आपको पता है ये जो इक्वेशन होता है, ये जो होता है, ये होता है सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, ये होता है प्रोडक्ट। अगर ये यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तब, ठीक है, तो वो 1 है ही इसमें, और जो इक्वेशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो इसके जो रूट्स हैं उसका ट्वाइस इसके रूट्स हैं,
तो अगर इसका सम निकालेंगे तो इसका भी सम ट्वाइस ही होगा, है ना। तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका सम निकाल लो, क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी माइनस 5 है तो प्लस 5 हो गया, ऑलरेडी 4 है, 5 1 4। अब इसका जो सम है इसका डबल इसका होगा, इसका डबल कितना होगा, ट्वाइस कितना होगा, सम ऑफ द जीरोस यहां से निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो इसका डबल करेंगे यानी मल्टीप्लाई 2, तो ये बचेगा 5/2, है ना, 5/2 बचेगा, तो ये होगा 5/2। तो सम ऑफ द जीरोस देखा जाए तो 5/2 हो गया। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 क्योंकि ये निगेटिव है, यहाँ से सम निकालेंगे तो -5 आना चाहिए, तो पी की वैल्यू क्या होगी, -5/2। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, -5 एंड x -5 15, then the value of x। अब वही फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y, तो x2 - x1, तो x -3 का स्क्वायर कर दो प्लस डिस्टेंस दी हुई है 15, ठीक है, 15 यूनिट डिस्टेंस दी हुई है, तो x -5 और -5 कितना होता है, 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। पहले मैं इसको बता देता हूँ कि पॉइंट्स क्या है, 3, -5 है एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है, x, -5, ठीक है। तो x में से मैंने 3 को माइनस किया, और -5 में से जब -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फाइनली पॉजिटिव बन जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 इक्वल टू कितना होता है, x -3 का होल स्क्वायर, अब ये जो स्क्वायर है इस रूट से कट जाएगा, तो x -3 बचेगा, तो x इक्वल टू कितना हुआ, इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, दैट इज 18। अब ऑप्शन में देखोगे तो दो ऑप्शन में 18 है, बी एंड सी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बोला x2 - x1 भी किया था, अब x1 - x2 भी कर सकते हैं, तो यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस -5, फिर से ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 15 यूनिट इसका डिस्टेंस है, तो यहां से देखोगे ये तो 0 है ही, ठीक है, ये तो है 0, अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो 3 - x इक्वल टू 15, अब x उधर जाएगा 15 इधर आएगा, है ना, x इधर जाएगा और ये 15 इधर आ जाएगा, तो 3 - 15 इक्वल टू x, x इक्वल टू -12। अब -12 जिस ऑप्शन में है वो इसका आंसर हो जाएगा 18 के साथ, तो दैट इज बी, तो बी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ cos alpha plus beta is 0, then the value of cos alpha plus beta by 2। अब cos 0 कब होता है, cos 0 कब होता है, 90 पर, कितने पर, 90 पे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 90/2, 90/2 कितना, cos 45, और cos 45 की वैल्यू बताओ, 1/√2, ए ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 13, a solid sphere is cut into two hemispheres, the ratio of the surface areas of the sphere to that of two hemispheres taken together is। सरफेस एरिया की बात करते हैं, हेमीस्फेयर का कितना, स्फेयर का क्या होता है, 4πr², ये आर है। अब इसको स्फेयर को टू हेमीस्फेयर में चेंज किया, अब ये हेमीस्फेयर ये सॉलिड है, जब सॉलिड होता है ना तो उसके 3 स्फेयर्स बन जाते हैं, तो 3πr² हो गया ये, और प्लस दूसरा भी 3πr²। अब रेडियस ये तो हो गया स्फेयर का, ये स्फेयर का हो गया, ये हेमीस्फेयर, अब इस स्फेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 2 हेमीस्फेयर बन गए दोनों का, ये हो जाएगा क्या, सरफेस एरिया, टोटल कितना होता है 6πr²। अब इन दोनों का ही रेशियो पूछा है, ये स्फेयर का ही हेमीस्फेयर का, तो 4πr²,
अपॉन 6πr²। ठीक है, तो स्फीयर का हेमीस्फीयर से रेशियो क्या आ जाएगा, ये तो इससे कैंसिल हो गया, 2 2 4 2 3 6, 2:3 आ जाएगा स्फीयर टू हेमीस्फीयर। क्वेश्चन में भी यही पूछा, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया स्फीयर टू द टू हेमीस्फीयर टेकन टुगेदर। तो 2:3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। जो मिडिल मोस्ट में होता है वो मीडियन होता है। क्वेश्चन नंबर 15, the volume of the largest right circular cone that can be curved out from a solid cube of S2 centimeter। राइट सर्कुलर कोन जो होता है इस टाइप से, तो अब इसको एक क्यूब है जिसकी S2 सेंटीमीटर है, उसमें से काट के बनाया गया है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r²h, ये वॉल्यूम होता है। अब 1/3 पाई को भी पाई रखना है क्योंकि ऑप्शन देखो उसमें पाई है, तो पाई की वैल्यू पुट करना बेकार की बात है बिल्कुल। तो आर जो होगा वो क्या होगा, जैसे ये जो है क्यूब का मान लो फ्रंट स्फीयर है, तो इसका S2 सेंटीमीटर ये टोटल, तो रेडियस तो हाफ हो जाएगी ना, तो 2 सेंटीमीटर रेडियस कितना हुआ, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। और जो हाइट रहेगी, तो हाइट तो 2 सेंटीमीटर रहेगी, उससे चेंज नहीं कर सकते, वो 2 ही रहेगा। तो यहां से कितना निकलेगा, 2π/3, ये आंसर है। 2π/3 सेंटीमीटर क्यूब किसमें है, डी ऑप्शन में है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Solve our question. Two dice are rolled together. The probability of getting sum of numbers on the two dice is 2 sum होना चाहिए 3 और 5। अब 2 डाइस है तो आपको पता है टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। तो जो टेबल बनाते हैं ऐसे करके, पहले 1,1 होगा, फिर 1,2, इधर भी और इधर भी, लास्ट में 6,6 आता है। ठीक है, तो वो 2 डाइस जब हम थ्रोन करते हैं तब बनता है ये टेबल। ठीक है, तो सम कितना आना चाहिए, 2। तो 2 सम के लिए तो एक ही आउटकम पॉसिबल है, 1,1 है। ठीक है, दूसरा 3 के लिए क्या आ सकता है, 1,2 और 2,1 भी आ सकता है। अगर 1,2 तो इसका सम 3 आ रहा है, इसका भी सम 3 आ रहा है। 5 में क्या क्या हो सकता है, 1,4, क्या 4,1 भी आ सकता है, 2,3 आ सकता है, 3,2 और कोई नहीं आ सकता, इतने ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आउटकम्स आउट ऑफ टोटल 36 होता है। कौन से ऑप्शन में है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 70, the center of a circle is 2,0. If one end of a diameter is at 6,0, then the other end is at। तो पहले सर्कल बना देते हैं, ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका डायमीटर सेंटर के थ्रू होके जा रहा है। ठीक है, अब इजी रहेगा समझना। द सेंटर ऑफ ए सर्कल है इज एट 2,0, ये सेंटर है 2,0, यानी ये x तो 2 है लेकिन y 0 है, यानी ऊपर y एक्सिस पे नहीं गया, ये सिर्फ x एक्सिस की तरफ है 2। वन एंड ऑफ ए डायमीटर इज एट 6,0। अब 6,0 यहाँ तो जाएगा नहीं, 2 के बाद अगर इधर 0 होगा तो 1 2 3 4 इधर आएगा, तो ये वाला एंड हम लिखेंगे 6,0, ये 6,0 हो गया। तो ये पूछा है अदर एंड क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 2 से यहाँ कितना x पे चलेंगे, 4 यूनिट्स, तभी तो यह, तो इधर भी कितना यूनिट्स वापस जाएंगे, 4 यूनिट्स। तो 2 से जब 2 माइनस होगा तो 0 पे आ जाएंगे कहीं बीच में, और 2 कम करेंगे तो -2 पे आ जाएंगे। तो ये वाला एंड कितना हो जाएगा, अगर इसे मैं बना ही दूं प्रॉपर ऐसे, तो देखो यहाँ से ये पॉइंट है 0,0। ठीक है, इधर चले तो ये सेंटर आ गया सर्कल का 2,0, क्योंकि ये x एक्सिस है, y पे ऊपर गया ही नहीं तो ये 0 ही रहेगा। और इधर 4 चले तो ये आ गया एंड, तो इधर इतना ही इधर होगा इस पॉइंट से, तो 2 यहाँ तक और 2 यहाँ 4, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 4 यूनिट, और ये डिफरेंस भी 4 यूनिट, रेडियस तो इक्वल होगा ना।
तो ऑप्शन इसका है -3 सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नंबर 17 वाले पे आ गए। द सेंटर ऑफ ए सर्कल हो चुका है 17 तो पहले ही कर लिया। 18 पे इन द गिवन फिगर graphs of two linear equations are shown. The pair of these in linear equation is options हैं consistent with unique solution. लाइंस को देख लो, दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक ऐसी लाइन, ऐसी कुछ लाइंस हैं। अब इनको और आगे अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। सिर्फ एक ही पॉइंट पे कर सकते हैं। जब कोई दो लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इनका कॉमन सॉल्यूशन एक ही होगा। जब किसी लाइन का सॉल्यूशन एक होता है तो उसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जिनका सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होती हैं, जिनका सॉल्यूशन नहीं होता तो उसे इनकंसिस्टेंट बोल देते हैं। तो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। लाइन जब पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट होता है। और जब लाइन कोइंसाइड करती हैं एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है तो उनके मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो अभी कौन सा केस बन रहा है, ये वाला यूनिक सॉल्यूशन वाला। तो कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, तो पहला ही ऑप्शन सही है इसका। तो अब 19-20 असर्शन रीजंस हैं, तो सीधे क्वेश्चन पे असर्शन पढ़ लेते हैं 19 का। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। सही है ये तो। डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये भी ठीक है। क्या उसका एक्सप्लेनेशन है, रीजन के बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, असर्शन का नहीं है। दोनों ट्रू है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नहीं होगा। बोथ assertion and reasons are true but reason is not correct. बी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ लेते। इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर एक ही पॉइंट पे कब टच करेगा, जो लीनियर इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो दो पॉइंट पे टच करना चाहिए। लेकिन अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं तब कितने पॉइंट्स पे टच करेगा, है ना। बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं जिनकी वैल्यू मान लो 1,1 ही है, दोनों रूट्स 1 और 1 है, एक जैसे ही रूट है, तो वो फिर एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक ही जगह टच करेगा। तो ये पॉसिबल है कि ग्राफ जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो सिर्फ एक ही एक्सिस एक ही पॉइंट पे टच करे, तब भी वो क्वाड्रेटिक पॉसिबल है। वो जब पॉसिबल है जब रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो पॉसिबल है। ठीक है, नहीं तो जनरली अगर इक्वल नहीं होते हैं तो ये जो ग्राफ बनता है ये 2 पॉइंट्स पे टच करता है। तो यहाँ 1 पे पॉसिबल है, लेकिन इसमें ये लिखा है देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये असर्शन गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है मैंने यहाँ बता दिया कि इक्वल अगर रूट्स होंगे तो पॉसिबल है, बट इसने कहा नहीं है, तो इसलिए गलत है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 से ज्यादा है, जैसे 2 है, तो उसके रूट्स भी 2 होंगे। ठीक है, यानी जीरोस 2 होंगे। अगर किसी डिग्री पॉलिनोमियल की 3 है, जैसे ऐसे देखा होगा x³ + x² + 2x - 1, तो इसके भी रूट्स, इसकी डिग्री क्या है, 3 है। हाईएस्ट जो पावर होती है वो डिग्री होती है, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, वो भी 3 होंगे। तो ये सेकंड जो रीजन है दैट इज करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया हमारा। अब सेक्शन बी पे आ रहे हैं। सेक्शन बी, ये 2 मार्क क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, उसके बाद आंसर भी वेरीफाई करना है। 7x - 2y = 5 ये है। दूसरा क्या इक्वेशन, 8x - +7y = 50। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर फाइनल में जब आंसर आ जाएगा तो
तो या तो इसको सेम बना दो या इसको बना दो। इजी किसको बनाना है, वो बाई वाले टर्म को है, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक है, तो यहाँ कितना है, यहाँ 14 बन जाएगा, यहाँ भी 14 बन जाएगा, बाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 49x माइनस 14 बाई 7 का इसमें पूरे मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 7 5 से 35। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16x प्लस 7 2 जा 14 बाई इक्वल टू 30। या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऐड करने से जीरो हो जाएगा। अगर ऐड करने से जीरो नहीं होता तब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जीरो हो गया, इनको ऐड कर दो, 65x इक्वल टू 65, x की वैल्यू 1 आ गई है। इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, इस वाले इक्वेशन में, आपके बाई की वैल्यू आ जाएगी। x बना तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2y इक्वल टू 5। 7 का मल्टीप्लाई किया था, लेकिन जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो x की y की निकालने के लिए तो जरूरी नहीं है उसे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2y, तो y भी 1 आ गया। ठीक है, ये 1 आ गया। अब इसे वेरीफाई करना है, तो आप ऐसे लिखोगे वेरीफाई, और यहां से कोई एक इक्वेशन ले लो, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी है, 1, और y की वैल्यू कितनी है, 1। इसमें पुट कर देंगे, 7 इंटू 1 7, 2 इंटू 1 2। अब ये कितना हो गया, 5 इक्वल टू 5। तो यहाँ LHS इक्वल टू RHS हो गया। अगर ये हो गया है तो ये वेरीफाई हो गया, हमारा क्वेश्चन सही है, आंसर सही दिया हमने। और अगर नहीं होता है तो इसका मतलब हमारा आंसर गलत था। तो ये हो गया आंसर, सॉल्यूशन ये इतना ही होगा। ठीक है, 21 का 22 question number 22। In a pack of 52 playing cards, one card is lost। तो कितना रहेगा, 51। From the remaining cards, a card is drawn at random. Find the probability that the drawn card is Queen of Heart if the lost card is a black card। अब हर्ट जो क्वीन ऑफ हर्ट है तो वो तो रेड होता है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ हर्ट कितने कार्ड हुआ है, एक ही कार्ड हुआ, तो 1/51 इज द आंसर। इसको सॉल्यूशन पूरा वैसे ही लिखना है, रिमेनिंग आउटकम्स इक्वल टू 51 वैसे करके। तो 23rd का ए पार्ट करा रहा हूं मैं। तो 23rd का ए पार्ट क्या है, एवेल्युएट 2 रूट 2 cos 45 sin 30 प्लस 2 रूट 3 cos 30। ठीक है, तो आपको पता है 2 रूट 2 लिखा है, cos 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू साइन 30। साइन 30 क्या है, 1/2 होता है, प्लस 2 रूट 3 cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये 1 बच गया, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 इंटू √3 3 होता है, 4 इज द आंसर। 24 कर लेते हैं। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ABCD is a quadrilateral, diagonal BD bisects angle B and D both, prove that triangle ABD similar to triangle CBD। बना देता हूँ, ABCD। ठीक है, अब इसमें क्या है कि B और D, ये जो डायगोनल है, ये जैसे ये एंगल और ये एंगल, तो 1 और 2 एंगल ये दोनों इक्वल है। इसे एंगल 3 और 4 बोल देता हूँ, 3 और 4 आपस में इक्वल है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये एंगल इक्वली डिवाइड हो गए 2 पार्ट्स में। तो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। तो सिमिलैरिटी में यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो ट्राइंगल है ABD, तो एंगल जो ये वाला है, ये एंगल
और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब एंगल और एंगल, एक क्राइटेरिया होता है ना एंगल और एंगल, अगर दो एंगल इक्वल हैं किन्हीं दो ट्रायंगल्स के, ये वाला इसके इक्वल ये इसके, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी हो गया, ये एंगल किसके इक्वल है, सी डी बी। ठीक है, दूसरे का लिख लेंगे एंगल ये वाला ए बी डी, इसके इक्वल है एंगल सी बी डी। तो एक एंगल यहाँ मिल गया, एक एंगल यहाँ मिल गया, तो ट्रायंगल कैसे लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू सी बी डी। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी इक्वल टू आपको किसके करना है, बी सी, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल सिमिलरिटी में इक्वल नहीं होता, सिमिलरिटी इससे कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा तब इक्वल प्रूफ होगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एंगल, फिर ये साइड दोनों में कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल लगा देंगे, तो एंगल साइड एंगल से हो जाएगा। पहले ये एंगल इसके इक्वल, दूसरा ये एंगल इसके इक्वल, तो एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल, ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी से। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल, साइड कॉमन, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, सो ए बी इक्वल टू बी सी, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में टू पार्ट्स हैं ए एंड बी, मैं ए अभी कराऊंगा, बी बाद में। प्रूव दैट 5 minus 2 root 3 is an irrational number. It is given that root 3 is an irrational number. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो पहले इसे रैशनल नंबर अज्यूम कर लो। Assuming 5 minus 2 root 3 is a rational number. ठीक है, तो अगर ये रैशनल नंबर है तो 5 minus 2 root 3 इसे a अपॉन b लिख सकते हैं। ए और बी क्या है, यहाँ प्राइम नंबर्स है, टू प्राइम नंबर्स, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, वन के अलावा। तो यहाँ से क्या है, आगे क्वेश्चन में ये गिवन दे रखा है कि रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आपको क्या करना है, 5 प्लस ए अपॉन बी, इसको इधर ट्रांसपोज करो तो माइनस हो गया और इसे उधर ट्रांसपोज करो तो ये पॉजिटिव। अब 2 को भी इधर ट्रांसपोज कर दो तो 5, ये से मैं लिख देता हूँ 5b माइनस ए अपॉन बी, ये 2b आएगा तो 2b हो जाएगा इक्वल टू रूट 3। अब ये जो नंबर्स हैं सारे ए और बी तो रैशनल थे, तो ए और बी और 2 और 5 ये सारे रैशनल है, एक रैशनल पार्ट इरेशनल के इक्वल है, तो ये गिवन है कि ये इरेशनल है। अब रैशनल पार्ट इरेशनल के इक्वल है, इसका मतलब हमने ये अज्यूम किया था, ये गलत अज्यूम किया था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस नंबर इज वी नहीं आई लिख दो, वी अज्यूम 5 minus 2 root 3 as rational is wrong। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ से इससे क्या प्रूव हो जाता है, अगर ये रैशनल लेंगे तो क्या है, फिर रैशनल है। 5 minus 2 root 3 is an irrational number। ठीक है, आंसर सेक्शन से 2 मार्क्स क्वेश्चन खत्म हो गए और मैं क्या करना है, 3 मार्क्स क्वेश्चन करना है, तो 26 क्वेश्चन करेंगे, 26 से 25 ऑलरेडी हो चुके हैं।
जो बी पार्ट रहे वो बाद में करेंगे। एक 23 का बी पार्ट छूटता है और एक 25 का, तो बाद में होगा। अब 26 में भी दो पार्ट हैं, तो पहले ए वाला पार्ट करें। Find the ratio in which the point 8/5 comma by divide the line segment joins the point, दो पॉइंट्स हैं 1, 2, 2, 3, ये पॉइंट्स हैं। तो इनको जो पॉइंट्स जो है एक लाइन जो है वो इनको ज्वाइन कर रही है, ठीक है। और इनको किसी रेशियो में डिवाइड किया गया है, जो रेशियो जो पॉइंट इसे रेशियो में डिवाइड करता है वो पॉइंट क्या है, 8/5 y, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन ही। अब इसको मान लो रेशियो, जब भी क्वेश्चन है रेशियो का तो उसे के रेशियो 1 मान लेगा, ये के रेशियो 1 में डिवाइड हुआ, ठीक है। m1 m2 नहीं बल्कि के रेशियो 1 मानना आसान रहेगा। तो अब पूछा क्या है इसमें फर्दर, रेशियो पूछा है और पूछा है वैल्यू ऑफ y की वैल्यू भी पूछी हुई है। तो आपको रेशियो का फॉर्मूला याद है, k का 2 से मल्टीप्लाई होगा और 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप रेशियो से निकालोगे तो आपको एक तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8/5, तो पहले अगर k की वैल्यू आ जाएगी 8/5 से, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब k की वैल्यू जाए तो y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आप फॉर्मूला लगा दो उसमें, तो डिवीजन का होता है, तो k इंटू 2 यानी 2k, 1 का 1 से कर दो प्लस 1, उसके बाद क्या हो जाता है, जो रेशियो होता है उसे ऐड करके लिख देते हैं, k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, अब हमने इसमें x वाले कोऑर्डिनेट लिए तो x के इक्वल तो होगा 8/5। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसकी वो कितनी आ जाएगी, 10k प्लस 5, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 8k प्लस 8, ये सब्ट्रैक्ट होकर 2k बचेगा, तो कितना बच जाएगा 3, तो k आ गया 3/2, यानी ये था पहले k रेशियो 1, क्या था k रेशियो 1 था, अब k की वैल्यू कितनी होगी 3/2 रेशियो 1, तो 2 इधर चला जाएगा, तो ये फाइनली आंसर क्या होगा 3/2। तो ये जो लाइन डिवाइड हो रही है इस पॉइंट के द्वारा वो कितने में हो रही है, 3/2 में हो रही है, ठीक है। यानी ये वैल्यू है वो 3 हो जाएगी और ये वाली जो वैल्यू थी पहले 1 थी अब 2 हो गई, तो k थी वो 3 हो गई। अब y वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट आया वो कैसे आएगा, अब y वाले कोऑर्डिनेट लेंगे, y 3 का किससे करोगे 3 से, 9, इस 2 का किससे करोगे 2 से, 4 अपॉन में क्या करोगे 3 प्लस 2, तो कितना आएगा 13/5। Question number 27. In a teacher's workshop, the number of teachers teaching French, Hindi, English are 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum number of rooms, not teachers. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject. देखो फ्रेंच सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है और इंग्लिश, 48 है यहाँ टीचर्स, इस सब्जेक्ट के 80 टीचर्स हैं, इसके 144 टीचर्स। तो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड। तो जैसे रूम्स हैं बहुत सारे, तो एक रूम में सारे टीचर्स एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए और हर रूम में इक्वल टीचर होने चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमें रूम्स चाहिए और सारे रूम में इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स फिल करने हैं, तो ऑफ कोर्स इनका हमें देखना पड़ेगा छोटा नंबर क्या होगा, इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, तो इनका एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, 16 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, यानी 16 हो गया, यानी जो फ्रेंच के टीचर है 48, अब एक रूम में 16 आ जाएंगे, ऐसे ही और कितने रूम चाहिए होंगे 3, तब 48 टीचर बनेंगे। अब 3 रूम्स होंगे, 3 रूम्स में 16 टीचर होंगे और ज्यादा हो नहीं सकते,
क्योंकि HCF 16 है। तो इक्वल इक्वल जब टीचर्स चाहिए होते हैं तो हमेशा HCF निकालो कि इक्वल इक्वल नंबर डालना है उसमें। तो 16, तो फ्रेंच वाले जो टीचर हैं ये 3 रूम्स ऑक्यूपाई करेंगे। 16 16 16, ठीक है, 3 रूम्स यहाँ हो गए। यहाँ से देखोगे तो 16 16 हिंदी के टीचर करोगे तो उसमें 5 रूम चाहिए। कितने रूम चाहिए? 5। तब सारे हिंदी और सारे के सारे जो रूम होंगे 5 के 5 उसमें हिंदी सब्जेक्ट के टीचर होंगे। ऐसे यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ 9 रूम चाहिए, ठीक है। तो 3 रूम यहाँ चाहिए, 5 यहाँ और 9 यहाँ, कितने हो गए? 17 रूम्स हो गए, ठीक है। 28 क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ये लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ। LHS ले लेता हूँ, RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, LHS इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस sec थीटा cos sec थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो जब भी tan cot tan में हो तो सबसे ज्यादा जो इजी होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को आप करना है तो इजी होता है, तो उसे क्या कर लो, साइन और कॉस में करके चेंज करके ही सॉल्व कर, तो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो tan को क्या करेंगे हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस कॉट, कॉट क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस टेन, 1 माइनस टेन क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी मैं इसको नीचे वाली फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, सारे स्टेप्स लिखने हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सेम इसकी तरह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से फर्दर करेंगे इस फ्रैक्शंस को। ये जो नंबर्स होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ये ऊपर और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। यहाँ करता हूँ साइन थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का साइन से मल्टीप्लाई अपॉन इस कॉस का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चलो पहले मैं कर देता हूँ फिर बताओ, प्लस कॉस का कॉस से हो जाएगा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इस साइन का इस वाले से हो जाएगा साइन थीटा, और ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इन दोनों को सेम सेम कर लो। तो जब भी सेम करना हो तो इस पीछे वाले में से क्या करो, ये जो माइनस का साइन है इसे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन जो साइन आएगा वो यहाँ आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। ये था कॉस थीटा माइनस साइन, अब ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो साइन था माइनस वो कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया, ये इस तरीके से। अब इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये सेम है तो पहले इन दोनों को लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम तो ये आ गया। अब एलसीएम से डिवाइड कैसे करते हैं, ये जो वाला पूरा नंबर है इसको डिवाइड करेगा तो ये कट जाएगा इससे, और कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन, और साइन कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कॉस बचेगा, कॉस क्यूब। अभी ए क्यू माइनस वी क्यू अलजेब्रा में जो होता है आइडेंटिटी वो लग जाएगी। ए क्यू माइनस वी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में होता है ए स्क्वायर यानी
साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, टू ए बी नहीं होता, ए बी साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में जो एलसीएम है ये साइन लिखता, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो वाला पार्ट है साइन स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तब आंसर आ जाएगा हमारा। पहले 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे इससे तो वो 1 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये मल्टीप्लाई में तो कॉस थीटा साइन थीटा लिखो या कॉस साइन थीटा कॉस थीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या बन गया 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा क्या बन गया, कॉस क्या होता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा प्लस ये पूरा 1 हो गया। अब ये ही जो है वो क्या है आर एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब जाके 29 3 years ago Rashmi was thrice as old as Nazma. 10 years later Rashmi will be twice as old as Nazma. How old are Rashmi and Nazma now? क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स है उसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो पहले प्रेजेंटेज हमेशा लेट कर दो, प्रेजेंटेज को लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ रश्मि एंड किसकी रश्मि की एज कितनी हो जाएगी, क्या लेट कर देते हैं x ईयर्स एंड नजमा है उसकी क्या y ईयर्स। ओके, उसके बाद अगला जो सेंटेंस है वो क्या है, कंडीशन जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड। अब इसको पूरा डायरेक्शन यहाँ पे लिखेंगे 3 years ago, ये लिखेंगे। इसके बाद इस कंडीशन को यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, रश्मि वॉज थ्राइस। अब रश्मि की क्या है एक्स एज है तो इधर एक्स लिख लो, एक तरफ लिख लो पाए, ठीक है। अब कंडीशन देखो रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, तो एक्स और वाई क्या है ये है प्रेजेंटेज, लेकिन 3 years अगो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 और y माइनस 3, ठीक है। 3 years अगो जाने के लिए क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, आफ्टर 3 years बोलता है तो उसमें ऐड कर दो। अब ये 3 years बैक चले गए, लेकिन क्या ये अभी इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। इक्वल क्या होगा कब होगा जब इसमें आप कंडीशन को कंप्लीटली सही करोगे। रश्मि वाज थ्राइस ओल्ड एज नजमा, अब ये जो रश्मि है ये 3 years अगो इससे बड़ी थी, कितनी बड़ी है इससे थ्राइस है, इससे थ्राइस, यानी अगर इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर ये और ये इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे समझाने के लिए मान लेता हूँ कि रश्मि की एज मान लीजिए 10 years है, ठीक है। उस टाइम पे इसे 30 मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी एज कितनी है नजमा की 10 थी, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 3 years बैक कितनी थी, ये 3 टाइम्स था इसका। तो अब ये इक्वल तो हो नहीं सकता, इक्वल कब होगा जब हम इसको नजमा की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 30 इक्वल टू 30 यानी अब इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 3y माइनस 9, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू -6, पहला इक्वेशन। दूसरा है 10 years later, में क्या करेंगे हम, रश्मि विल बी ट्वाइस। अब रश्मि की एज लिखो एक तरफ x, 10 years later है तो x 10 प्लस x प्लस 10 कर लो, इधर कर लो y प्लस 10, ठीक है। अभी इक्वल का साइन कब लगाओगे जब आप कंडीशन पढ़ लोगे,
10 years later रश्मि will be twice as old as नजमा। अभी भी ये कितना है, इसका ट्वाइस है, यानी इससे ये बड़ी है, कितनी, ट्वाइस। तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अब ये इक्वल होगी, अब ये इक्वेशन बनी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, यही हुआ ना, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो मैं देख पा रहा हूं यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1 को 2 से करो या 2 को 1 से, किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट कर लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है x माइनस 3y इक्वल टू -6, दूसरी है x माइनस 2y इक्वल टू 10। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज करते हैं, तो ये 0 हो गया x वाला पार्ट, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, तो कितना बचेगा, नेगेटिव बाय। देखो नेगेटिव नेगेटिव दोनों सेम नंबर है, ये नेगेटिव 10 है, तो दोनों नंबर कितना, नेगेटिव 16 है, तो y की वैल्यू क्या हो गया, 16, यानी ये नजमा की है, नजमा की जो प्रेजेंट एज है वो 16 ईयर्स है। पूछा गया है क्वेश्चन में, हाउ ओल्ड आर द रश्मि एंड नजमा नाउ, नाउ प्रेजेंट एज, तो y 16 हो गया। फिर चाहे इस इक्वेशन में रख लो, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x माइनस 3/3 इंटू 16 इक्वल टू -6, x इक्वल टू ये जो है 48 बन गया, तो 48 माइनस 6, तो x इक्वल टू कितना था, 42। ये रश्मि की हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, 30 में 2 पार्ट है, मैं ए पार्ट को पहले करूंगा, बी को बाद में करूंगा। In the given figure, AB is the diameter of the circle with center O, AQ, BP, and PQ are tangent to the circle. Prove that angle POQ 90, POQ 90 डिग्री ये प्रूव करना है। इसका डायग्राम बना देता हूँ इधर, ये सर्कल, ठीक है, ये डायमीटर हो गया इसका, दिस पॉइंट O, ये दो इसकी टेंजेंट्स हो गई, और एक लाइन ये बनानी, डायमीटर A B है, ये पॉइंट O है, इस पॉइंट को Q बोलेंगे, इसको P, ठीक है। प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री, ये प्रूव करना है, POQ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये जो है ना, ये जो वाली टेंजेंट है, यहाँ से इसको सेंटर से जो रेडियस होगी, ये यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर बनाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, ये जो एंगल है ये वाला, और ये वाला एंगल, प्लस ये एंगल और ये सारे एंगल्स का सम करोगे तो टोटल कितना आएगा, 180 आएगा। तो ये वाला, अब आपको क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये और ये ट्रायंगल,
इन दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है? ये जो साइड है इस साइड की इक्वल है, ठीक है, टेंजेंट होती है अगर ये कॉमन पॉइंट्स आती है इक्वल होती है सर्कल पे। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है सर्कल के सेंटर से, और ये कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल के बीच। तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये वाला एंगल, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ये वाला है, इस एंगल को मैं 1 बोल देता हूँ। एंगल 1 और ये एंगल 2 है, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो ट्रायंगल है इसको 3 बोल देता हूँ मैं ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल 4 बोल देता हूँ। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। ये कॉमन साइड है इनके बीच में, और ये वाली जो लाइन है ये और ये कॉमन पॉइंट से जो टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है। ये भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलर हो गए तो ये जो है एंगल 3 और एंगल 4 ये आपस में इक्वल हो गए। तो इस सबको लिखते हुए जो मैंने बोला है, उसके बाद ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है ये क्या हो गया, सिमिलर हो गए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, ठीक, पहली चीज। फिर फ्रॉम ट्रायंगल, इस पॉइंट को कुछ मान लेंगे, आर मान लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल दीज टू ट्रायंगल्स, ये दोनों सिमिलर है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करना है, इन सबको अगर चारों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, ये वाले जो एंगल्स हैं ये 2 और 3, इन दोनों का सम 90 डिग्री प्रूव करना है। तो मैं 2 और 3 तो रखना ही है, 1 और 4 को क्या करना है, रिप्लेस करना है। 1 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2 से। एंगल 2 प्लस एंगल 2, 1 को रिप्लेस कर दिया। और एंगल 4 को रिप्लेस करना है, 4 को किससे कर सकते हैं, एंगल 3 से। तो 2 एंगल जो 2 है वो डबल है, एंगल 3 भी ट्वाइस है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 इधर जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है एक्चुअली, पीओ क्यू। तो एंगल पीओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, hence proved. 31st question. The difference between the outer and inner radii of a hollow right circular cylinder of length 14 cm is 1 cm. होलो सिलेंडर है जिसकी इनर और आउटर रेडियस का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर और जो उसका लेंथ है सिलेंडर का दैट इज 14 सेंटीमीटर। जैसे हम हाइट लेंगे वो। इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं होलो सिलेंडर बना के एक बार बताता हूँ कैसे। ये कुछ ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, होलो सिलेंडर। तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, तो ये हो जाएगी इनर रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक बाहर तक कितनी हो जाएगी, आउटर रेडियस, ठीक है। तो अब अगर इसका वॉल्यूम निकालोगे तो आप पहले आउटर रेडियस के हिसाब से वॉल्यूम निकालेंगे और फिर इनर रेडियस के हिसाब से वॉल्यूम निकालेंगे, फिर आउटर रेडियस से जो वॉल्यूम आएगा उसमें से माइनस कर देंगे इनर रेडियस का वॉल्यूम, ठीक है। तब जाके आएगा 176, जो उसका वॉल्यूम दिया ना 176, तो तब जाके आएगा। तो 176 जो वॉल्यूम है वो कैसे है, पाई आर स्क्वायर एच, अब एच जो हाइट है वो सेम रहेगी, पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉलर वो वाली, ठीक है, ऐसे हो गई। इसकी वैल्यू 176 केवन है, 176 केवन है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। पाई और एच कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ रहेंगे। 176 इक्वल टू 22/7 इंटू 14 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा, 7 2 14, ये 8 हो गया और 2 से ये कट जाएगा 4।
4 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, हमें एक चीज और गिवन है, वो क्या है, आर माइनस आर, जो इनका डिफरेंस है रेडियस का वो 1 सेंटीमीटर गिवन है, ये चीज गिवन है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये हो जाएगा आर प्लस आर एंड आर माइनस आर इक्वल टू, ये कितना है 4 तो गिवन है, इसी इक्वेशन को इसको ओपन कर दिया, तो आर माइनस आर तो 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 रिप्लेस हो जाए, तो आर प्लस आर कितना बचेगा, ये तो 1 है, 1 का इससे मल्टीप्लाई हो तो आर प्लस आर ही रहेगा, दैट इज 4। ठीक है, और आर माइनस, तो आर प्लस आर आगे कितना 4। ठीक है, और आर माइनस आर गिवन था, वो कितना था 1। अब ये दो इक्वेशन बन गए, पहला ये दूसरा। ठीक है, इसे यहाँ सॉल्व करो, ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, 2r इक्वल टू कितना हो गया, ये 5। ठीक है, 2r इक्वल टू कितना हो गया 5, तो r कितना हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। डिफरेंस 1 का है, तो कैपिटल आर 2.5 है, और स्मॉल आर कितना हो जाएगा 1 माइनस कर देंगे 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, तो सेक्शन सी खत्म हो गया, अब सेक्शन डी पे आते हैं। सेक्शन डी में 5 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 32 से शुरू होगा सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, an arc of a circle of radius 21 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। तो दो क्वेश्चन है इसमें, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, पहला है द लेंथ ऑफ द आर्क एंड दूसरा द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो पहला लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क कंसेप्ट क्या है कि जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड किया गया, ये मान लो 60 डिग्री एंगल का ये वाला सेक्टर बना दिया। ठीक है, अब ये जो सेक्टर बनाया, अब इसने ये जो स्पेस, ये वाला जो है ना, ये जो आर्क है, ये ओ मान लो, ये मान लो ए है, ये बी है। ठीक है, तो ये लेंथ मान लिया, तो अब ये जो लेंथ है ना, ये इसके सरकमफ्रेंस का ही तो पार्ट है, एक जो लेंथ है वो उसके सरकमफ्रेंस का ही पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, अब ये सरकमफ्रेंस का कितना पार्ट है इस एंगल से डिसाइड होगा। तो आपने लेंथ ऑफ द आर्क का जो फॉर्मूला है वो कैसे बना, जो एंगल है थीटा वो 60 डिग्री, आउट ऑफ टोटल कितना होता है सेंटर पे 360 ले लेंगे, इनटू, अब ये जो पार्ट है इससे पता चलिए टोटल जो पार्ट है 2πr, उसका इतना पार्ट निकालेंगे 2πr, ऐसे 1/6 हो गया, 2 हो गया, पाई का 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, वो 21 सेंटीमीटर है। 3, अब 3 और 2 6 होता, 6 से 6, तो 22 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब जो ये कॉर्ड है करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये वाली, तो ये छोटा वाला जो पार्ट होता है इसे माइनर सेगमेंट बोलेंगे, इसके वाला ऊपर वाला जो रिमेनिंग पार्ट है वो मेजर सेगमेंट हो गया। तो इस छोटे वाले पार्ट का आपको एरिया बताना है, इस पार्ट का। तो इस पार्ट का एरिया बताने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस सेक्टर का एरिया बताओ, ओ ए बी पूरा यहाँ तक, उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का जब आप एरिया निकालोगे तो उस सेक्टर के में से माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ये वाला है सेगमेंट का। अब इस ट्रायंगल का एरिया देखो, ये जो दोनों रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इक्वल हो गया यानी ये भी 60, ये भी 60, अब तीनों एंगल 60 यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, इससे इसका एरिया निकल जाएगा। और सेक्टर का एरिया, ये पूरे ट्रायंगल सर्कल का एरिया होता है, सेक्टर का चाहिए, वो कितना है 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, वहां से सॉल्व कर लेंगे। तो जो एरिया है पहले सेक्टर का एरिया, ठीक है, सीधे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ माइनर
सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस इक्वल के नीचे ही इक्वल लिखना है एग्जाम में जब आप करोगे तो। ठीक है, मैं बोर्ड को थोड़ा ज्यादा स्पेस है इसलिए मैंने किया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, 60 डिग्री है अपॉन हाफ ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, अब जब एरिया निकालना है, जब आपको आर्क निकालनी थी तो 2 पाई आर, यानी एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस था उसका पार्ट निकालना था 2 पाई आर, यानी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना है। जब आपको एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये 1/6 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, जो रेडियस है वो 21 का स्क्वायर माइनस √3/4 साइड का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लो। ये 2 और 3 है, 2 से ये कितना होगा 11 और 3 से या 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये 11 इंटू 21 इंटू 21, इसको ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 7 नीचे बच गया माइनस √3 इंटू 4 41/4। तो यहाँ से ये 3 7 है 21 है, एक 21 कट जाएगा, 231 ये आ गया माइनस। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √3 की वैल्यू होती है 1.732, टू छोड़ दो, टू डेसिमल से की तक लिखा करो, इंटू 441 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, इतना कुछ आएगा उसका। ठीक है, 231 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आएगा कुछ 190, इसको 2 मान लो, इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे 110.25, इसको मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 2 से, तो ये 220 आएगा। ठीक है, अब इसमें ऑलमोस्ट 30.3 से मल्टीप्लाई हमने एक्स्ट्रा कर दिया, तो 110 इंटू 0.3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 033 33, यानी हमने 33 एक्स्ट्रा ऐड 33 इस 220 में 33 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो 190 तो बचा है। 220 में से अगर हम 33 माइनस करेंगे तो 187 बच जाएगा। ठीक है, 187, तो अप्रोक्स आंसर आना है तो इसे 187 लिख लो या 190 लिख लो, आपको आंसर अप्रोक्स ही लिखना है, तो मैं अभी के लिए 187 ही लिख लेता हूँ। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका फाइनल 44। अब क्वेश्चन नंबर 33 पर देखते हैं, इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 32। फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म और एट्थ टर्म, तो एट्थ टर्म को a + 70 लिखते हैं, इनका सम कितना है 32 आ रहा है ना? और क्या गिवन है वो मैं पहले लिख लेता हूँ। एंड देयर प्रोडक्ट इज 60, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि d ऑफ द एपी, हेंस आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। अब इनका जो प्रोडक्ट है वो 60 है ना, 60 ही है ना, इसका प्रोडक्ट 60 है, तो ये हो जाएगा 2a + 7d = 32, पहला इक्वेशन। दूसरा इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, a + 7d = 60, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ सिंपली हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए, या तो d की वैल्यू इसमें पुट कर दो। देखो ये जो क्वेश्चन था ये है एक्चुअली ऐसे है, ठीक है, 2 लिख दिया था मैंने, तो a + 7d को हम 60/a भी लिख सकते हैं फ्रॉम दिस
a प्लस 7d इक्वल टू 60 अपॉन a। इसको हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो a इसको रिप्लेस कर देंगे 60 अपॉन a इक्वल टू 32 से। ठीक है, आपको ये सब्सटीट्यूट करनी ही है वैल्यू, जरूरी नहीं जैसे मैंने करी वैसे ही करो, थोड़ा इधर उधर करके भी करोगे आंसर सेम आएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 60 इक्वल टू 32, जो ए है वो इधर ट्रांसपोज हो रही है। तो ए स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 इक्वल टू कितना हो गया 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करेंगे। 60 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करेंगे तो 32 चाहिए। ठीक है, तो 32 जा 60 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 30a माइनस 2a, 30 और 2 32 हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई 60 करेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a कॉमन लिया a माइनस 30, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा a। जब माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो a की वैल्यू दो आ रही है, एक तो 2 आ रही है और एक 30 आ रही है ना। a माइनस 2 और a माइनस 30 इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू 2,30। तो a हो गए यहाँ तो d दो होंगे फिर, तो इससे निकाल दो। चलो फिर किसी से भी निकालना, ठीक है, इससे करता हूँ, इस वाले से। a की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2, 2 और 2 4 प्लस 7d इक्वल टू 30। 2 तो यहाँ से d कितना हो जाएगा 4, 28 और 28 यानी 4, d बचा 4। और a अगर 30 होगा तो अब क्या बोलिए, ये दोनों ही निकल लेंगे, a की वैल्यू 2 और 30 दी गई तो d की वैल्यू दोनों निकल लेंगे। तो अब 30 पुट करेंगे तो 30 और 30 हो जाएगा 60 प्लस 7d इक्वल टू 32। तो 7d नेगेटिव 28 है ना, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा नेगेटिव 4। क्या बात है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसके फर्दर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। अब देखो दो दो वैल्यू है तो सम भी दो निकलेंगे। s20 तो n/2 यानी कि 10 2a, तो पहले a में इस वाले ले लेता हूँ, यानी 4 प्लस n माइनस 90, d कितना है 4। फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है, आपको लिखना है फॉर्मूला फिर वैल्यू पुट करनी। 10 4 प्लस 76 10, तो 80 हो गया, यानी 800 आ गया फर्स्ट 20 सम। यहीं पे s20 यस टेस्ट कर देते हैं, ये दूसरा वाला जब आपका a30 है तो ये 10 ही रहेगा क्योंकि टर्म्स तो 20 ही है, तो n/2 20/2 10 हो जाएगा, 2a यानी 30 60 हो गया, प्लस n माइनस 1 19 इंटू डी, यहाँ पे नेगेटिव 4 है, डी यहाँ पे नेगेटिव 4 है, तो ये हो गया 10 60 माइनस 76 है ना, तो 10 इंटू नेगेटिव 16 नेगेटिव 160 आंसर। 34 के दो पार्ट है, मैं पहला वाला कर रहा था। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides and distinct points, then prove that the other two sides are divided in the same ratio. ट्रायंगल है, ये थ्योरम तुमने पढ़ रखी हुई है, ठीक है, ए बी सी। इस ट्रायंगल में किसी एक लाइन को, एक लाइन मैं अभी बीसी ले लेता हूँ, बीसी लाइन जो है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है, ये जो लाइन है पैरेलल है बीसी के, इसे मैं डी पॉइंट दे देता हूँ, इसे ए।
ये बाकी दो लाइंस को, ये वाली ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, ये प्रूव करना है, ठीक है। A triangle intersects the other two sides in distinct points, then prove that the other two sides are divided into the same ratio, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी जो ट्रायंगल है और ए डी ई ट्रायंगल है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं, ये लाइन पैरेलल है और ये है ट्रांसवर्सल लाइन, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ABC and triangle ADE, एंगल D और B इक्वल है, ठीक है। एंगल जो B है इक्वल टू एंगल ADE, ठीक है। एंगल जो E है इसको C लिखूंगा, एंगल C जो है दैट इज इक्वल टू एंगल AED। और इस ट्रायंगल में देखो, बड़ा वाला जब ट्रायंगल है तो इसमें एंगल A आ रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल A है, कॉमन एंगल है, तो एक्चुअली एंगल A इक्वल टू एंगल A लिख देता हूँ मैं, कॉमन एंगल, ठीक है। तो ये एंगल, ये भी और ये भी, केवल दो एंगल हो तभी सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग जाता है, तो तीनों ही एंगल इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल ही क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई, सही लिखा है, ए बी सी सिमिलर टू ए डी ई, ठीक है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो जो बड़े वाला ट्रायंगल है ए बी अपॉन क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते तो ए बी अपॉन ए डी लिख देंगे, इक्वल टू ए सी, जो बड़ा ट्रायंगल है ये यहाँ से देखा करो, ए सी अपॉन ए ई आ जाएगा, ए ई यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल बी सी है, छोटे वाले की जो बेस है वो डी ई है, यानी बी सी अपॉन डी ई भी लिख सकते हैं, बी सी अपॉन डी ई, ठीक है, ये लिख सकते हैं। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये और ये इक्वल रेशियो में, रेशियो है तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब साइड रेशियो इक्वल है, डिवाइड करता है, तो हमें इसकी जरूरत अभी नहीं है इस वाले की, सिर्फ इन दो की जरूरत है। तो अभी तो क्या लिखा है, ए बी अपॉन ए डी लिखा है, जबकि हमें प्रूव क्या करना है कि ए डी अपॉन बी डी, ठीक है। तो ए डी कैसे आएगा, अगर हम ए बी में से अगर हम बी डी माइनस कर दें तो ए डी आ जाएगा, ए डी गिवन है, हमें चाहिए बी डी, तो हम ए डी में से ए डी माइनस करेंगे, ए बी में से ये जो पूरा ए बी है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से सिर्फ हम अगर ए डी माइनस कर दें तो हमारे पास बी डी बच जाएगा। तो इसके लिए क्या करो, दोनों तरफ से यहाँ से ए बी अपॉन ए डी में से 1 माइनस कर दो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस करा है तो आपको ए सी अपॉन ए यानी राइट हैंड साइड में से भी 1 माइनस करना पड़ेगा, तभी सही होगा। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, अब ए बी अपॉन ए डी है तो ए बी माइनस ए डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी अपॉन ए डी हो जाएगा, ठीक है। ए सी माइनस ए ई हो जाएगा, ए सी माइनस ए ई अपॉन ए ई हो जाएगा। अब ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी तो बी डी बच जाएगा, अपॉन ए डी है, ए सी माइनस ए ई, अभी पूरा ए सी है, ए ई माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये बचेगा सी ई अपॉन ए ई, यही प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। 35, ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है। A pole 6 meter high is fixed on the top of a tower
The angle of elevation of the top of the pole observed from a point P on the ground is 60 degree, and the angle of depression of the point P from the top of the tower is 45 degree. Find the height of the tower and the distance of point P from the foot of the tower. डायग्राम बनाते हैं. ये टावर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. उसके ऊपर पोल है, ये वाला पोल बना. ये 6 मीटर हाई है. टावर की हाइट भी मान लेते हैं h, ठीक है. अब ये जो पोल का टॉप है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, नीचे कोई पॉइंट है P ग्राउंड पे, ये पॉइंट P है. यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री का. और टॉप ऑफ द टावर है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही नहीं, ऊपर से जब देखोगे आप पॉइंट P पर, तो ये जो आएगा, ये आएगा 45 डिग्री. तो ये 45 होता है, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 होगा, तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, और ये होती है ट्रांसवर्सल. तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाते हैं, तो ये इसके इक्वल होता है, इसलिए ये 45 मैंने यहाँ लिखा हुआ है. तो आपको हाइट h फाइंड करना है, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको x मान लेता हूँ, और ये फाइंड करना है, ठीक है. तो पहले 60 डिग्री एंगल ले लेता. तो tan 60, tan ही क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस tan 6 tan ही होता है. तो परपेंडिकुलर टोटल कितना है, 6 प्लस h प्लस 6, और बेस कितना है x, ठीक है. tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो h प्लस 6 अपॉन x हो गया, ठीक है. अब इसको फर्दर सॉल्व बाद में करेंगे, पहले tan 45 का देख लेते हैं क्या होता है. तो tan 45 लेंगे हम. tan 45 वाला ये वाला ट्राइंगल सिर्फ, जिसमें h और x है, तो हो जाएगा h अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 45 वैल्यू 1 होती है, तो यानी x इक्वल टू h हो जाएगा. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं h पुट करके, या फिर h की x की जगह पर. तो मैं अभी h को रिप्लेस कर देता हूँ. तो √3 इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन x, ठीक है. √3x इक्वल टू x प्लस 6. तो x कॉमन आने के बाद कितना बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 6. तो ये हो जाएगा 6 अपॉन √3 माइनस 1. √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू होती है 1.73, 1 माइनस 0.73. ये कुछ होगी, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 8 और 9 के बीच आएगी कुछ, ठीक है. 8 पॉइंट कुछ आएगी अप्रॉक्स. x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई. तो और x और h क्या इक्वल है, क्योंकि 45 है, इक्वल होगा. तो ये भी कुछ आ गया 8 मीटर, और ये भी कुछ आएगा 8 मीटर के आसपास, ठीक है. आंसर सेक्शन ए, लास्ट सेक्शन है, इसमें 3 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 36. तो पहला जो पार्ट है वो है assuming the original length of each side of a tile be x units, make a quadratic equation from the above information. तो 200 टाइल्स लगते हैं उसमें, पहला पार्ट है. 200 टाइल्स लगते हैं. इफ द साइड लेंथ ऑफ द ईच टाइल इज इंक्रीज बाई 1 यूनिट. पहले x थी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, जैसे ये टाइल है स्क्वायर की शेप में, रेक्टेंगुलर फ्लोर है, क्या बोलूं, एरिया कैन बी कंप्लीट टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स. ये स्क्वायर टाइल्स है, तो इसकी जो साइड है वो x और x है. इसके एक टाइल का जो एरिया होगा वो x स्क्वायर होगा. तो ऐसी कितनी टाइल्स लग रही हैं, 200 टाइल्स, ठीक है. तो ये टोटल फ्लोर जो है वो कवर होगा, इतना एरिया है वो जो फ्लोर का एरिया है, ठीक है. उसके बाद जो फर्दर कहता है कि इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, अगर ये x प्लस 1 हो जाती है साइड,
तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब एरिया जब टाइल बड़ी कर दी तो ऑफकोर्स टाइल्स कम लगेंगी, पहले 200 लगती थी, अब कितनी लगेंगी, अब 128 टाइल्स लग रही है। तो ये दोनों एक्चुअली इक्वल है, ये भी वही एरिया, ये भी वही एरिया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से ऐसे बनेगी, 200 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू 128। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सेकेंड पार्ट है, राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो इक्वेशन आई है करस्पॉन्डिंग, इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है। तो इसको ही लिखना है 200 एक्स स्क्वायर, इससे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इंटू 128। ठीक है, ये हो गया 200 एक्स स्क्वायर 128 एक्स स्क्वायर प्लस 128 प्लस 256 एक्स। ये दो जगह एक्स स्क्वायर है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इसे इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, ये 72 एक्स स्क्वायर 256 माइनस 256 एक्स 128 को भी इधर लाएंगे माइनस 128 इक्वल टू 0। तो 8 9 जा 72, 8 3 24, 8 2 16x माइनस 16 इक्वल टू 8 जो कॉमन लिया उसे इधर ट्रांसपोज कर दिया, वो 0 हो गया। तो ये आ गया आंसर इसका सेकंड वाले का। एंड थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ टाइल बाय फैक्टराइजेशन। अब आपको x की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड करनी है, फैक्टराइजेशन करना है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्चुअली 144। तो 144 ये माइनस 16, तो 144 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 32 आना चाहिए। तो इसका 36 4 का कितना होता है, 144 ही होता है, और 36 माइनस 4 32 होता है। तो 36x माइनस ये प्लस हो जाएगा 4x, 36 में से 4 माइनस हो तभी 32 बचेगा माइनस 16 इक्वल टू 0। अगर आपको इसके फैक्टर्स नहीं पता चलते कि 36 और 4 कैसे आए, कोई बड़ा नंबर है तो उसे हमेशा पहले ऐसे कर दो, 144 फैक्टराइजेशन कर दो उसका, ठीक है। फिर यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे उनका अलग अलग पेयर करके पता कर लो कि कौन सा इसका सही आंसर बन रहा है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 9x कॉमन आ गया, x माइनस 4 हो गया, या फिर 4x 4 कॉमन आया तो x माइनस 4 आ गया। तो एक आपको दिख रहा है कि x इक्वल टू 4 आ रहा है, दूसरा आ रहा है माइनस 4/9। तो x की वैल्यू ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है, यही होगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, यानी 37। बिंगो इज गेम ऑफ चांस। The host has 75 balls numbered 1 through 75. Each player has a bingo card with some numbers written on it. The participant cancels the number on the card when called out a number written on the ball, selected at random. Whoever cancels all the numbers on her card says bingo and wins the game. The table given below shows the data of one such game where 48 balls were used before Tara said bingo. ठीक है, तो based on the above information answer the following. Write the median class. मीन, मोड और मीडियन। तो जब मीडियन क्लास की बात की है तो उसके लिए आपको टोटल देखना कितना होगा इसका नंबर ऑफ टाइम्स, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। तो इसके लिए आप
टेबल बनानी होगी 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 8 है, 9 है, 10 है, 12 और 9। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर है, और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। 8, ये हो जाएगा 17, 8 को ऐसे लिखते हैं, फिर 8 में 9 को ऐड कर देते हैं तो 17, फिर 10 को ऐड कर दो 27, फिर 12 को ऐड कर दो 39, फिर 9 को ऐड कर दो 48। तो यहाँ एन जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है 48। और जो मीडियन क्लास देखनी होती है उसको कैसे लिखते हैं, एन अपॉन 2 निकालो, एन अपॉन 2 कितना आ जाएगा 48 अपॉन 2 24 आ जाएगा। और 24 की क्लोज जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है 27। तो 27 वाली ये जो क्लास होगी, दिस क्लास इज मीडियन क्लास। ठीक है, तो मीडियन क्लास क्या होगी 30 to 45। ये पहले क्वेश्चन का, इसका पहले पार्ट का आंसर था। सेकेंड पार्ट है व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर। अब टोटल जो कार्ड्स बॉल्स थी वो 75 थी। अब 75 में से इवन नंबर कितने होंगे, आधे 70, अगर 74 ले लो, मान लो 74 बॉल्स थी, 75 तो इवन है ही नहीं ऑर्डर, तो 74 का हाफ कितना होता है 37, तो 37 बॉल्स तो इवन नंबर हुआ, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 37 अपॉन 75। इवन नंबर कितने होंगे 37 नंबर्स होंगे आउट ऑफ 75। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। सेकेंड के बाद थर्ड पार्ट देखते हैं, फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। ये जो डाटा गिवन है इसका मीडियन फाइंड करना। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है वो लगाता हूँ, L प्लस n/2 प्लस CF अपॉन F इंटू N माइनस CF होता है। तो L कितना है लोअर लिमिट 30 प्लस n/2 कितना होगा 24 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या होगी मीडियन क्लास प्रेसिडिंग यानी 17 अपॉन F कितना हो जाएगा 10, जो फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की वही, इनटू H कितना होगा 15, 5 to the 10, 5 3 the 15, ये कट गया 30 प्लस 7 इंटू 3 अपॉन ये बचेगा, तो 30 प्लस ये होगा 21, 21 डिवाइड होगा 2 से तो 10.5 आ जाएगा, तो 40.5 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, a backyard is in the shape of a triangle ABC। ये ट्रायंगल है ABC, डायग्राम गिवन है, यहाँ में एक सर्कल गिवन है, ये R पॉइंट है, ये पॉइंट गिवन है P एंड ये पॉइंट गिवन है Q। ठीक है, AB जो दिया हुआ 7 मीटर है, BC जो है वो 15 मीटर है। AP x मीटर दिया है, ये x मीटर है, इसका सेंटर O, ये भी ड्रॉ है R, रेडियस हो गया इसका। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन टर्म ऑफ x। तो AR देखो, ये जो A पॉइंट है ना कॉमन पॉइंट, और ये जो टेंजेंट लाइन है सर्कल की, तो ये और ये वाला जो डिस्टेंस हो इक्वल होगा, तो x ये भी x हो गया, तो पहला पार्ट जो AR हो गया वो कितना हो गया x मीटर। सेकेंड पार्ट
राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR। BQOR देखो यहाँ पे जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, ये जो पॉइंट है ये रेडियस R होगा, और यहाँ से यहाँ जो पॉइंट आएगा वो भी रेडियस R होगा, और ये जो R होगा तो ये भी क्या होगा R, और ये R है तो ये भी R, यानी फोर ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये भी 90 होगा, एंड ये भी, क्योंकि जो सेंटर सर्कल के सेंटर से जो उसकी टेंजेंट पे लाइन होती है वो 90 डिग्री ट्रेवल करती है, तो ये स्क्वायर बन गया, तो ये स्क्वायर हो गया। दूसरे का आंसर क्या है, स्क्वायर। पार्ट जो है, फाइंड द लेंथ PC इन टर्म ऑफ x, यानी ये वाली जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, ये वाली PC इन टर्म ऑफ x, ठीक है। तो सारी डिस्टेंस हमें x में ही लेनी है। ये देखो x है तो ये वाला जो पार्ट होगा वो कितना होगा, देखो टोटल AB कितना है 7 मीटर, ये x है तो ये कितना बचा 7 माइनस एक्स। अब ये वाला 7 माइनस एक्स है तो ये भी 7 माइनस एक्स होगा, क्योंकि जो टेंजेंट है कॉमन पॉइंट से वो इक्वल होगी, ये भी 7 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब ये टोटल कितना है 15 है, ये जो BC है टोटल दैट इज 15, बट हमने BQ कितना है 7 माइनस एक्स है, तो QC कितना बचेगा, तो 15 में से अगर QC निकालना है तो 15 में से हमें 7 माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये प्लस हो गया 8 प्लस एक्स हो जाएगा, 8 प्लस एक्स, QC कितना हो गया 8 प्लस एक्स। अगर ये QC 8 प्लस एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स हो जाएगा। ये तो हो गया x की टर्म में। फाइंड द वैल्यू लेंथ PC इन टर्म ऑफ x एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके बाद x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको ये वाला डिस्टेंस अगर निकाल लेंगे, ये दोनों दिया है तो आंसर आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। परपेंडिकुलर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, h कितना है AC का स्क्वायर, AC है कितना टोटल 2x प्लस 8, 8x और x, 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 इक्वल टू इसका होल स्क्वायर कर दो, p कितना है 7 यानी 49, b कितना है 15 यानी 225, 274 आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। 274 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, 274 का जो क्लोज स्क्वायर होता है वो निकालो, वो कितना होता है 256, ठीक है। 256 कितना 16 का स्क्वायर होता है, प्लस बचा कितना इसमें 9 या 19, 19 बच गया, इसे 2 से डिवाइड करो और 16 से भी, जिस नंबर का ये स्क्वायर। अब इसका क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो 16 प्लस 19 अपॉन ये कितना हो गया 32, तो 16 प्लस कुछ आएगा डेसिमल में, ये हो गया 190, डेसिमल लगा दिए 5 टाइम्स जाएगा, ये 16.5 कुछ आ रहा है, तो 2x प्लस 8 इक्वल टू अप्रॉक्स में आएगा ये आंसर। आप अप्रॉक्स में लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, अगर आंसर अप्रॉक्स में ही आता है, ऐसे नंबर्स आते हैं तो 2x इक्वल टू 16.5 माइनस 8, 2x इक्वल टू 8.5 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.25, x की वैल्यू 4.25 आ जाएगी आंसर।